हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी जो क्लास है उसमें जो टॉपिक हमने लिया है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन, हर साल के आप पेपर उठा के देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस वजह से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि संज्ञान क्या है, क्योंकि जीन पियाजे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञान की, यानी कि ज्ञान का जो सर्वोच्च बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु, यानी कि अगर हम ज्ञान के सर्वोच्च बिंदु की बात करते हैं, सर्वोच्च बिंदु की बात करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम संज्ञान बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं संज्ञान के बारे में, तो प्राणी का वह व्यापक या स्थायी, यानी कि प्राणी का वह व्यापक ज्ञान या स्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण, यानी कि जो उसके आसपास का वातावरण है, उद्दीपक जगत, जहां पे उद्दीपक प्रेजेंट होता है, उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, यानी कि उस ज्ञान को, मानव जिस ज्ञान को, यानी कि जो भी स्थायी ज्ञान है उसे अगर वो वातावरण से, उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञान कहते हैं। यानी कि ये एक टाइप का क्या है, स्थायी ज्ञान है, जिसे मानव क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण से, अपने बाह्य वातावरण से या जहां पे उद्दीपक प्रेजेंट होता है वहां से उस ज्ञान को, यानी उस स्थायी ज्ञान को ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञान कहते हैं। तो अब हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और आज हम इतने अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरीके से ये सिद्धांत आज पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और जितने भी क्वेश्चंस बने, चाहे वो किसी बेसिक से बनते हैं या आपके हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं, आप उन्हें बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से कर सकें। तो हम जीन पियाजे के बारे में पहले जान लेते हैं। जीन पियाजे जो थी ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, यानी कि जीन पियाजे क्या थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे और स्विट्जरलैंड के ये चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड के चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यानी कि अगर हम जीन पियाजे के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, स्विट्जरलैंड के चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो भी कार्य किया, बाल विकास पर अपने द्वारा जो भी कार्य किए उसके कारण ये बहुत ही फेमस हैं। और इनके बारे में हम और भी बात करते हैं कि इनके 3 पुत्र थे, ठीक है, इनके 3 पुत्र थे और इन्होंने अपने 3 पुत्रों पर 16 वर्ष तक अध्ययन किया, ठीक है। इनके कितने पुत्र थे, इनके 3 पुत्र थे और इन्हीं तीनों पुत्रों पर इन्होंने 16 वर्षों तक अध्ययन किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इस वजह से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इनके 3 पुत्र थे, इन्होंने अपने तीनों पुत्रों पर 16 वर्ष तक अध्ययन किया और अपने आसपास के बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन किया। यानी अपने बच्चों पे और जो भी उनके आसपास के बच्चे थे उन पे इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। किस पे अध्ययन किया, मानसिक विकास का अध्ययन किया। बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है, यानी कि ये क्या थे, ये चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के निवासी से, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पर अध्ययन किया, इन्होंने अपने 3 पुत्रों पर और अपने आसपास जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे उनके क्या किया, मानसिक विकास का अध्ययन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे को रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। रचनावादी,
रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चों को इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नन्हा वैज्ञानिक, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है? तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा यानी कि बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है जीन प्याजे महोदय जी ने दी है। क्वेश्चन अक्सर देखिएगा पूछा गया है, सीटेट के पेपर में भी पूछा गया है और यूपी टेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने विचार और अनुभवों के आधार पर, जो उनके अंदर विचार आते हैं और जो भी उनके अनुभव होते हैं उनके द्वारा वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है और उन्होंने बताया है कि जो भी बच्चों के विचार हैं, यानी कि इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि बच्चों के पहले बच्चों के अंदर विचार आता है और बाद में भाषा आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले विचार और फिर भाषा आती है। यानी कि इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बताया है। इन्होंने बताया है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने विचारों और अनुभवों के आधार पे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करते हैं तो प्याजे के यानी कि जो जीन प्याजे महोदय हैं, जीन प्याजे के सिद्धांत को विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, विकासी अवस्था का सिद्धांत, जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे हम विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। विकासी अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और मानसिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यानी कि इसका याद रखिएगा, विकासी अवस्था का सिद्धांत कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है और याद रखिएगा मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहलाता है। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और मानसिक विकास का सिद्धांत, यानी अगर पूछता है क्वेश्चन कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम, यानी अगर जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जगह विकासी अवस्था का सिद्धांत दिया जाए या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जाए या मानसिक विकास का सिद्धांत दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसके अन्य नाम है। यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, विकासी अवस्था का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं, यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है। ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, यानी मानव किस टाइप से ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे इसे क्या करता है, एक एक करके जोड़ता है और कैसे उसका उपयोग करता है। यानी कि ज्ञान का अर्जन, किसी भी वस्तु को, किसी भी नई वस्तु को देखता है, किसी भी जानवर को देखता है तो उस जानवर को पहले वो क्या करता है, पहचान लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है, यानी कि उसे क्या करता है, याद कर लेता है कि हाँ ये जानवर है। फिर उसे क्या करता है, फिर उसी टाइप का एक अन्य जानवर देखता है, उसे क्या करता है, उसे भी वो देख लेता है, उसे भी जान लेता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, जब वही दो जानवर, यानी कि जैसे कि एक बकरी है एक गाय है, बकरी के भी 4 पैर होते हैं, गाय के भी 4 पैर होते हैं, उसने क्या किया, दोनों को देख लिया। फिर उसने क्या किया, बाद में उसकी तुलना करने लगता है, यानी एक एक करके उसे जोड़ता है और फिर बाद में उसे उपयोग करता है कि नहीं ये जानवर है, इसकी कुछ और, ये गाय है इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, ये बकरी है इसकी कुछ क्वालिटीज होती है। तो इस टाइप से क्या करता है, यानी कि यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। ये जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, जीन प्याजे महोदय जी ने दिया था। यानी कि सभी प्रक्रियाओं से मिलकर ज्ञान का, सभी प्रक्रियाओं से मिलकर एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को क्या करती है, निर्देशित करती है।
ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रक्रियाओं से मिलकर एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित, यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी उसके आसपास का वातावरण है, उस वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपक से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। यानी कि कोई भी, आपको कुछ पता नहीं है और आपके सामने कोई भी जानवर आ जाता है या कोई भी पक्षी आ जाता है या कोई भी फल देखते हैं या कोई फूल देखते हैं, तो आप डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट नहीं होते हैं। क्या आपको डायरेक्ट पता होता है कि ये गाय है, ये बकरी है, ये कमल का फूल है या ये गेंदे का फूल है? ये आपको पहले से पता नहीं होता है। तो इसी कारण से कहा गया है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित जो भी उद्दीपक है उससे वो डायरेक्ट प्रभावित ना होकर, यानी कि वो क्या करता है, पहले उस उद्दीपक को क्या करता है, पहचानता है, ग्रहण करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, व्याख्या करता है। यानी कि कोई भी जानवर है उसको आपने पहचान लिया, उसको आपने क्या किया, अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, उसको याद कर लिया और उसके बाद में आप उसके बारे में व्याख्या करते हैं कि हाँ ये गाय है, इसके 4 पैर होते हैं, ये शाकाहारी जानवर है। तो इस टाइप से आप उसकी व्याख्या करते हैं। तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, जो भी उद्दीपक, जो भी आपके वातावरण में आसपास में जो भी उद्दीपक है, आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होते, यानी कि डायरेक्ट आप उससे प्रभावित होकर डायरेक्ट आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं कि आप डायरेक्ट उसे पहचान जा रहे हैं। पहले आप उसे क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले आप उसे पहचानेंगे, फिर उसे ग्रहण करेंगे और बाद में उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। यानी पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है। यानी कि जो भी ज्ञान का स्वरूप होता है वो प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, बदलता है और परिमार्जित होता है। यानी विकास की अवस्था में ज्ञान का स्वरूप जो होता है, अगर विकास की अवस्था में देखा जाए, विकास की आपने बहुत सारी अवस्थाएं भी देखी हैं, पढ़ी भी हैं, सभी अवस्थाओं की विशेषताएं हमने बताई हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की अवस्था है उसमें ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, अलग अलग, यानी कि बदलता हुआ दिखाई देता है और प्रत्येक अवस्था में बदलता भी है और क्या करता है, परिमार्जित भी होता है। ठीक है, अब प्रत्येक अवस्था में विकास की जो भी अवस्थाएं होती हैं, इसमें जो ज्ञान का स्वरूप होता है, इन अवस्थाओं में जो ज्ञान का स्वरूप होता है वो क्या होता है, बदलता है प्लस परिमार्जित होता है, परिमार्जित होता है। ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो बालक की जो ज्ञान होता है, यानी बालक के भीतर जो संज्ञान का विकास होता है वो अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी जो बालक के अंदर संज्ञान का विकास होता है, जो भी संज्ञान का विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है वो अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में ज्ञान का अर्जन अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है और परिमार्जित भी होता है ज्ञान। तो इस वजह से कह सकते हैं कि बालक के भीतर संज्ञान का जो विकास होता है वो अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे एक और अन्य नाम से जानते हैं, अवस्था सिद्धांत। अवस्था सिद्धांत यानी अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देखा कि जीन पियाजे महोदय जी ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। इन्होंने यानी कि जो भी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी कौन कौन से नाम है, विकासीय अवस्था का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत। यानी ज्ञान जो होता है वो अनेक अवस्थाओं से, ये जो संज्ञान है वो अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसी वजह से इसे अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आगे हम बात करेंगे तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की
दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। यानी कि जो जीन पियाजे महोदय जी हैं, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं बताई हैं। और जो दो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, हम आज बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, यानी कि जीन पियाजे महोदय जी ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी कि इन्होंने जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं, उनमें से जो पहली विशेषता है वो है संगठन और दूसरी है अनुकूलन। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले नंबर की जो विशेषता है उसका नाम है संगठन, और जो दूसरे नंबर की विशेषता है उसका नाम है अनुकूलन। अनुकूलन, ध्यान दीजिएगा, संगठन और अनुकूलन, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो संगठन यानी संगठन से तात्पर्य बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से है। यानी कि आप क्या करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, ठीक है, कोई भी नई वस्तु देखते हैं, उसको आप क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं, यानी उस चीज को याद कर लेते हैं। यानी आपने देखा कि हाँ ये 4 पैर वाला जानवर है, आपने 4 पैर वाले जानवर में से आपने बकरी को देखा, तो ये आपने क्या किया, उसको याद कर लिया कि 4 पैर वाले जानवर है, बकरी है, ठीक है। आपने गाय को देखा, तो गाय को देखा, फिर उसको भी याद कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या किया, फूल देखा, ठीक, फूल को आपने याद कर लिया कि हाँ ये फूल होता है। तो आपने क्या किया, संगठन से तात्पर्य यानी कि बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से होता है। व्यक्ति मिलने वाली, जो भी मिलने वाली नवीन सूचना होती है उसको पूर्व निर्मित बौद्धिक सूचनाओं में क्या करता है, संगठित कर लेता है। जो भी पहले से निर्मित जो सूचना है, यानी कि अगर जैसे कि यहाँ पे पूर्व निर्मित सूचना है, पूर्व निर्मित सूचना है, ठीक है, यहाँ पे सूचना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बाई चांस आपको याद है कि आपने बकरी को देखा था, ठीक है, बकरी को देखा था, और बकरी आपने मान लिया कि आपने ब्लैक कलर की बकरी देखी, ब्लैक कलर की आपने बकरी देखी, ठीक है, ये आपको पता था। अब आपने क्या किया, एक नई नवीन सूचना मिली, आपने नवीन सूचना मिली, ठीक, नवीन सूचना मिली, और ये नवीन सूचना में आपने भूरे कलर की बकरी देखी, भूरे कलर की, ठीक है, बकरी देखी। आपने अभी तक क्या देखा था, ब्लैक कलर की देखी थी, अब भूरे कलर की, यानी कि नई सूचना मिली कि हाँ और भी रंग की बकरियां होती हैं। तो आपने क्या किया, इस नवीन सूचना को भी यहाँ पे क्या किया, इकट्ठा कर लिया, यानी इसे जमा कर लिया, संगठित कर लिया, ठीक है। जो पहले से निर्मित यानी बौद्धिक सूचनाओं को क्या किया आपने, यानी संगठन से तात्पर्य है बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से होता है। यानी व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को, जो भी पूर्व निर्मित बौद्धिक सूचनाएं होती हैं, उसमें संगठित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। परंतु देखिए, इसको आपने क्या किया, संगठित करने का प्रयास किया। जो भी पुरानी सूचना थी उसमें आपने नवीन सूचना को क्या किया, संगठित कर लिया। इस टाइप से आपने कुछ और देखा, ठीक है, किसी और कलर की बकरी देखी, तो उसको भी आपने क्या किया, हाँ इस कलर की भी बकरी होती है, तो आपने क्या किया, इस नई सूचना को फिर से आपने क्या किया, सेव कर लिया, संगठित कर लिया। और क्या किया आपने, अब क्या देखा, बाई चांस आपने क्या देखा, ये भी 4 पैर वाला जानवर था, और आपने अब नया एक जानवर देखा, गाय देखा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस चीज को पहचानने से, यानी कि इस चीज में क्या हो गया, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब कभी-कभी इस कार्य में व्यक्ति अगर सफल नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, अनुकूलन द्वारा इसे शुद्ध कर देता है। यानी कि अब अनुकूलन स्थापित करेगा कि यहाँ पे अभी तक वो बकरी देख रहा था, लेकिन उसने अब क्या किया, इसने क्या किया, गाय को देखा, गाय को देखा, या हम कहते हैं कि घोड़े को देखा,
ठीक है, घोड़े को देखा, इसके भी 4 पैर होते हैं, ये भी 4 पैर वाला जानवर है। अभी तक वो बकरी को देख रहा था, अलग अलग कलर की बकरी को देख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या मिला, कभी कभी इस कार्य को करने में वो क्या होता है, व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, तब क्या करता है, अनुकूलन स्थापित करता है और अनुकूलन द्वारा क्या करता है, इसे शुद्ध रूप प्रदान कर देता है। तो संगठन, शायद आपको समझ में आया होगा संगठन क्या है, कि जो भी पूर्व निर्मित सूचनाएं हैं उस सूचना में क्या करते हैं, अगर कोई नई सूचना मिलती है उसको ऐड करता जाए, उसको संगठित करने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। अब हम अनुकूलन की बात करते हैं। अनुकूलन में क्या करता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य में संतुलन स्थापित करता है। यानी कि आपको पहले का ज्ञान पता था कि हाँ, पहले के ज्ञान में आपने बकरी को पहचान रखा था कि 4 पैर वाले जानवर है बकरी, और आपको एक नया ज्ञान मिला यानी कि गाय। एक नया ज्ञान मिला कि 4 पैर वालों में आपने गाय को भी देखा। अब आपने क्या किया कि हाँ, पहचान लिया कि ये बकरी है, ये गाय है, तो आपने क्या किया, यानी पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य में क्या कर दिया, आपने दोनों के मध्य में संतुलन स्थापित किया। ठीक है, आपने इन दोनों के मध्य में क्या किया, संतुलन स्थापित किया। यानी कि अनुकूलन के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जब अनुकूलन, यानी कि जब पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य में संतुलन स्थापित करते हैं, तो ये 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से संतुलन स्थापित होता है। पहला होता है आत्मसातीकरण और दूसरा होता है समाविष्टीकरण। यानी कि ये 2 पॉइंट्स, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उस समय ध्यान नहीं आता है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये शब्द कहाँ से उठाया गया है। तो ये शब्द कहाँ से उठाए जाते हैं, तो आपने देखा कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें आपने अभी तक संगठन पढ़ा, अनुकूलन पढ़ा। अब अनुकूलन के अंतर्गत हम 2 प्रकार के शब्दों की व्याख्या करेंगे। पहला है आत्मसातीकरण, यानी कि पहला अगर हम बात करते हैं आत्मसातीकरण, और दूसरा है समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण, यहां हम बात करेंगे आत्मसातीकरण, और दूसरा है समाविष्टीकरण। ध्यान से समझिएगा, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण, आप ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये अनुकूलन। यानी कि जब आपने पुरानी सूचना है और नई सूचना है, इन दोनों के मध्य में संतुलन स्थापित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है वो यानी कि जो इसके अंतर्गत, जो अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। ठीक है, तो आत्मसातीकरण के बारे में हम जानेंगे कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। आत्मसातीकरण का मतलब होता है नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। अभी तक आपने बकरी को देखा था, गाय को नहीं देखा था। अब आपने गाय को देखा, एक नया ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, एक नया ज्ञान प्राप्त किया, ये क्या है, आत्मसातीकरण। यानी कि जब नवीन अनुभव को पुराने ज्ञान से मिलाने की प्रक्रिया, यानी कि जब नया ज्ञान, जो नया ज्ञान है उसको आप पुराने ज्ञान से मिला रहे हैं। कि अगर बाई चांस, एक और एग्जांपल देते हैं, आपको फूल के बारे में पता है, आपको सिर्फ फूल के बारे में पता है कि हाँ, फूल एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, उसमें से बहुत ही अच्छी महक आती है, या इस टाइप से आपने फूल के बारे में जान लिया। आपको अलग अलग प्रकार के फूल नहीं पता है कि कमल का फूल क्या है, गेंदे का फूल क्या है, तो आप सिर्फ अभी तक फूल के बारे में जानते थे। आपको एकदम से कमल का फूल आपके सामने आया, तो फूल जो था वो पुराना ज्ञान था। अब आपके सामने एक फूल आ गया, कमल का फूल, एक स्पेसिफिक फूल हम बात करते हैं, स्पेसिफिक फ्लावर की बात करते हैं। तो जब स्पेसिफिक फ्लावर आपके सामने आता है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसके मध्य में आप क्या कर रहे हैं, नवीन अनुभव को पुराने ज्ञान से मिलाने की प्रक्रिया करते हैं कि हाँ, ये कमल का फूल है। यानी आपने अभी तक क्या किया, एक फूल के बारे में सिर्फ जानते थे, नॉर्मल फूल के बारे में जानते थे कि हाँ, फूल भी कोई चीज होती है। आपको दिखाया गया कि
आत्मसातीकरण, यानी जब हम नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। जानवरों के बारे में आपको पता है कि हाँ जानवर होते हैं, ठीक है, आपको बता दिया गया कि 4 पैर जिनके होते हैं वो जानवर होते हैं। आपको एकदम से दिखा दिया गया कि हाँ ये कोई स्पेसिफिक जानवर आपके सामने आता है, गाय आती, भैंस आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, तो आप क्या करते हैं कि हाँ ये जानवर होता है, इसका नाम कुत्ता है, इसका नाम बिल्ली है, इसका नाम गाय है, इसका नाम भैंस है। तो ये क्या किया आपने, नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से मिलाने की कोशिश की और उसको मिला करके आपने जब उनके बीच में क्या किया, संतुलन स्थापित किया, तब इसे क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं समाविष्टीकरण की। तो समाविष्टीकरण क्या है, नवीन ज्ञान का विस्तार, जो नया ज्ञान आपको मिला है उसका विस्तार करना। अभी तक आपको नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ, अब अगर आप नवीन ज्ञान के विस्तार की बात करते हैं, नवीन ज्ञान का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, नवीन ज्ञान के विस्तार की हम बात करते हैं तो नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक यानी संरचनाओं में सुधार करके, विस्तार करके और बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं समाविष्टीकरण। यानी कि समाविष्ट कर लिया, जो पुराना ज्ञान था उसमें आपने थोड़ा सा सुधार कर दिया और उसका विस्तार किया। यानी कि आपने देखा कि हाँ आपने अभी तक क्या किया था, आपने अभी तक जानवरों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, जानवरों में आपने एक जानवर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था कि बकरी होती है, ठीक है, एक जानवर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब आप उसको विस्तार कर रहे हैं कि गाय की कुछ और क्वालिटीज होती है, वो भी 4 पैर वाला जानवर है, भैंस की कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, उसका क्या कर रहे हैं आप, एक एक करके उसको जोड़ रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं। अब इनके मध्य में आप क्या कर रहे हैं, संतुलन भी स्थापित कर रहे हैं। ये किसके अनुकूलन के अंतर्गत आ रहा है, अनुकूलन, ठीक है। जब आप नए और पुराने ज्ञान के मध्य में क्या कर रहे हैं, संतुलन स्थापित करते हैं तो उसे बोलते हैं अनुकूलन। समाविष्टीकरण का मतलब होता है नए ज्ञान को प्राप्त करना। आपने किसी जानवर को देखा, उसको उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो ये क्या है, आत्मसातीकरण। अब क्या किया, आत्मसातीकरण के बाद में समाविष्टीकरण, जब नवीन ज्ञान में क्या किया जाए और अधिक विस्तार कर दिया जाए। आपने एक जानवर के बारे में जाना, दूसरे जानवर के बारे में जाना, तीसरे जानवर के बारे में जाना, तो उनके मध्य में क्या करेंगे, एक एक करके आप संतुलन स्थापित करेंगे, तो हम इसे बोलेंगे समाविष्टीकरण, इसे हम बोलेंगे समाविष्टीकरण। आगे हम बात करेंगे, एक और टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रकार के जो शब्द बताए हैं हमने, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। और आगे हम बात करेंगे स्कीमा। एक शब्द आप बहुत ही ज्यादा सुनते होंगे, स्कीमा। स्कीमा के बारे में हम बात करते हैं, पढ़ेंगे। तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा कहलाता है। एक टाइप से आप जान लीजिएगा कि आपके माइंड में अगर कोई, जहां पे आप सुरक्षित रखते हैं, मेमोरी में जो भी डाटा आप सुरक्षित रखते हैं, उसी स्पेसिफिक प्लेस को, यानी कि आपके माइंड में जो चीजें हैं, जैसे आपने कुछ भी देखा, आपने क्या किया, याद कर लिया। जैसे आपने किसी जानवर को देखा, उसको याद कर लिया कि हाँ ये जानवर इस टाइप का होता है। आपने किसी फूल को देखा, फ्लावर को देखा, आप उस फ्लावर के बारे में जान गए, उसको भी आपने सेव कर लिया, ठीक है। और जब भी वो चीज दिखाई देगी तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, आप उसकी व्याख्या करने लगेंगे। तो आपने क्या किया, जब जरूरत पड़ी तो आपने उस चीज की, यानी कि उस डाटा को आपने क्या किया, अपने मीन्स उठा लिया, उस डाटा को आपने क्या किया, उठा लिया। यानी कि आप इस चीज को समझिएगा, एक तरह से बताते हैं कि अगर कोई भी मानव है तो इसके माइंड में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी, यानी कि हम इस चीज को चिप के माध्यम
प्लेस है आपके माइंड में, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, जहां पर वातावरण द्वारा जो भी अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन होता है। यानी इस प्लेस में आपने जो भी वातावरण से ज्ञान को प्राप्त किया, आपने यहाँ पे क्या किया, स्टोर कर लिया। आपने क्या किया, स्टोर कर लिया। यानी कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्कीमा वर्ड में, ठीक है। तो ये किसका शब्द है, किसके द्वारा यूज किया गया है, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इस समय हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही आसान होगा आपको समझने में। तो स्कीमा के बारे में हम बता चुके हैं कि वातावरण द्वारा अर्जित जो संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। यानी कि जब छोटे छोटे बच्चे जो भी क्रियाएं करते हैं वो उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होता है, उनको भूख लगती है तो वो बोल के तो बता नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, रोते हैं, ठीक है, रोएंगे। या उन्हें कोई भी दर्द हो रहा होता है तो वो क्या करेंगे, उसको जो भी बताएंगे वो किस माध्यम से बताएंगे, भाषा के माध्यम से नहीं बताएंगे, वो रो के बताएंगे या किसी और क्रिया के द्वारा बताएंगे। तो जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती है या संज्ञान से जुड़ी होती है, ठीक है, वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है या संज्ञान से जुड़ी होती है। और ये क्रियाएं भी क्या कहलाती हैं, स्कीमा कहलाती है। यानी कि एक टाइप से ये क्रियाएं यहाँ पे देखिए जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे बच्चे जो भी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं या उसके क्या होती है, संज्ञान से जुड़ी होती हैं। एक टाइप से एक प्लेस है जहां पे क्या है, डाटा स्टोर है, और जब जरूरत पड़ी उस डाटा को क्या किया, उठा लिया वहां से, ठीक है। बच्चे को अगर भूख लग रही है तो वो रो के बताएगा, यानी वो क्रिया करेगा, और वो क्रिया किसके माध्यम से करेगा, वो क्रियाएं कहाँ जुड़ी हुई है, हमारे मस्तिष्क में जुड़ी हुई है। तो यानी कि मस्तिष्क में जो जुड़ी हुई है, इसे हम क्या, संज्ञान से जुड़ी हुई है, ये क्रियाएं ही क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती हैं। तो आगे जब हम बात करेंगे कि जो जीन पियाजे महोदय जी ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो हम 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और 4 अवस्थाओं की जो भी विशेषताएं हैं हम उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू क्लास। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम